नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। बढ़िया ठंड है, भिंडी है। मेरी आंखों की जो सामने सूर्य का प्रकाश आ रहा है, फिर भी मैंने सोचा अब तक कोई अच्छी वीडियो बनाकर भेज दो। अब तो लोग लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, देखते भी हैं, आगे भी भेजते हैं। अच्छा है। 7 साल 8 साल की मेहनत के बाद शायद मुझे लगता है कि लोग वीडियो देखना पसंद करते हैं। चलो, अच्छी बात है। मैं तो अमेरिका में हूँ, लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो आपका ज्ञान, क्योंकि जो चीज़ आपने कभी सुनी नहीं है, पढ़ी नहीं है, देखी नहीं है, वो मैं आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। एक आर्टिकल जो मैंने पढ़ा कि मृत लोगों की हर दृष्टि नष्ट हो जाती है। गुजरात के प्रसिद्ध कथाकार धूमकेतु गौरीशंकर गोवर्धन राम जोशी, गुजरात कितने सारे लेखक कवि, वो सौराष्ट्र की धरती जहाँ से पैदा हुए, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा, क्योंकि गुजराती भाषा 1135 में राजा सिद्धराज जयसिंह ने, जो हेमचंद्राचार्य सूरी जी ने बनाई, नरसिंह मेहता ने उसे आगे, कवि नर्मद ने उसके शब्दकोश लिखे, और आप सब ने गुजराती भाषा जानना समझना सीखा। चलो उसकी बात जाने दो। 12 दिसंबर 1892 11 मार्च 1965 की कहानी डाकघर, मैंने भी वो पढ़ी थी कि बूढ़े अली डोसा के जुनून का धार्मिक मार्मिक चित्रण है, क्योंकि यह अपनी बेटी के पत्र के इंतजार में हर सुबह डाकघर जाता है। इतनी अच्छी कहानी जो उस जमाने में लिखी उसने, मेरी तो समझ में नहीं आता है कि वो कितना बुद्धिशाली इंसान उस वक्त थे। उनकी विनिपत की हृदयग्राही कहानी भी विचारोत्तेजक है, और धूमकेतु ने विनिपत में हमारे भविष्य के लोगों के बारे में बताया है कि आज केवल 4 मुख्य वितरण देखे जाते हैं। कला विरासत को संरक्षित करने के प्रति उदासीनता हर जगह देखी जाती है। गुजराती लेखकों की किताबें ने न केवल उनके बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होती है, और विनिपत में अंग्रेज अधिकारी जेम्स फॉब्स की कहानी है। यह अंग्रेज अधिकारी अपने काम के लिए डभोई में लोकप्रिय है। जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है तो गांव वाले उन्हें कुछ मूल्यवान चीज़ देने के बारे में सोचते हैं। अंग्रेज अधिकारी सामने से हीरागर की मूर्ति की मांग करता है, लेकिन वह मूर्ति कूड़े में पड़ी है। यह ग्रामीणों के लिए बैंक का एक पेज है। अंत में ब्रिटिश अधिकारी महान मूर्तिकार हीरागर की कृतियों को अपने साथ ले जाता है। कहानी की शुरुआत तो देखो कि इन सभी वर्षों में शिल्पी हीरागर भाई आप कहाँ से गए, लेकिन आपके भावपूर्ण कार्यों ने सीमा तय कर दी है कि वह आपकी जीत की कहानी सुनाता है। वडोदरा, पुणे या दिल्ली के आंगन में नहीं, बल्कि स्कॉटलैंड की हरी भरी पहाड़ियों में। और इसका पश्चात समय था 1783। सोमेश्वर शास्त्री जेम्स फॉर्ब्स से कहते हैं कि मृत लोगों की हर दृष्टि चली गई है। यहाँ लड़का पत्थर पर थूकेगा, तुम ले लो। हीरागर का भक्त 1000 वर्ष में भी जागेगा तो अंततः में भी वहाँ से यात्रा करने के लिए यहाँ आएगा। इस भूमि में अब उन कार्यों को संरक्षित करने, यह समझने की कोई शक्ति नहीं बची है। मैं आज भी सोचता हूँ कि हजारे शिल्प
हजारों मूर्तियाँ उन शिल्पकारों ने जो बनाई थी, किसी की टांग तोड़ दी है, किसी का हाथ तोड़ दिया है, कोई कूड़े में छोड़ दी है, उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि हम उनको जानते नहीं हैं कि उसका मूल्य क्या है। और आने वाली पीढ़ियों के लिए तो ये सोशल मीडिया ने 30 साल में गुजरात में रही सरकार ने और 10 साल हिंदुस्तान में रही सरकार ने शायद अंग्रेज, मुगल और आज़ादी के इन लड़ाइयों की सभी कहानियों को ख़त्म करने का सोच लिया है। और इन्होंने अपना ही इतिहास लिखने का शुरू कर दिया है। शायद आने वाली पीढ़ियों आज़ादी, अंग्रेज, मुगल को भूल जाएगी और सिर्फ जानेगी इस महाविश्व गुरु, वो कहेगा ये भारत मैंने बनाया है। गलत मत करना। ये मेरा आज का वीडियो शायद आने वाली पीढ़ियों के हाथ में आएगा तो वो सच कहेंगे कि हाँ, एक इंसान था, एक बालक था जो गुजरात के शिक्षण क्षेत्र में जितना डंका बजता था, उसने जो देखा, जो पढ़ाया, और आज क्या हो रहा है। भारत की लोकशाही खत्म हो चुकी है। लोकशाही अब सिर्फ नाम रह गई है, क्योंकि इलेक्शन में जिस तरह से, जिस राह से जो काम किया गया है वो देश के इतिहास में सबसे बड़ा कलंक है, ऐसा मेरा मानना है। बचना है, नहीं बचना है, वो आप पर आने आज की पीढ़ियों पर छोड़ देता हूँ कि आने वाली पीढ़ी आपको शायद माफ़ नहीं करेगी। तो ये कहानी के अंत में सत्य प्रस्तुत किया गया है कि जब यह गिरता है तो सब कुछ गिर जाता है। ब्रिटिश नौकरशाह ने उस चीज़ में कला और सुंदरता देखी जो महाजनों डभोई के लोगों को पत्थर जैसी लगती थी। ऐसी कला और सुंदरता की कई स्थानों की हालत पिंजरे में बंद जानवरों जैसी हो गई है। और गुजरात का ताजमहल जूनागढ़ में है। 1872 में जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद खान द्वितीय का मकबरा बनाया गया था और मकबरे में निर्माण पर 19,927 रुपये का खर्च आया था। और मोहब्बत का ये मकबरा को अलग अलग दिशाओं से देखने पर हर बार अलग अलग दिखता था। और मकबरे की खिड़कियों और दरवाजे 4 शैलियों में बनाए गए हैं। इस मकबरे की वास्तुकला लखनवी, नवाबी, हैदराबादी और फ्रांसीसी कला विरासत को दर्शाती है। और मकबरे की खिड़कियों फ्रेंच खिड़कियों की तरह हैं। दरवाजों और खिड़कियों पर बने स्तंभ यूरोपीय गोथिक वास्तुकला के विशिष्ट हैं। और ये मकबरे इस्लामी, पश्चिमी और हिंदू वास्तुकला का मिश्रण है। इस मकबरे के उत्तर में स्थित मकबरे का निर्माण 1891 टू 1896 के दौरान मोहम्मद खान द्वितीय के मंत्री शेख बहाउद्दीन हुसैन ने करवाया था। इसे वजीर के मकबरे के नाम से जाना जाता है। इसमें पैट के आकार के गुंबज, फ्रांसीसी खिड़कियाँ, मूर्तियाँ, संगमरमर की टरीसी का काम, संगमरमर के स्तंभ, संगमरमर की जाली और चांदी के दरवाजे हैं। और बहाउद्दीन मकबरा मीनारों से घिरा हुआ है और इनके चारों ओर सर्पिल सीढ़ियाँ हैं। इस वास्तुकला के संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य पुरातत्व विभाग की है, लेकिन यह विभाग की कुंभकर्ण की नींद की तरह इस अनमोल स्थापत्य कला के संरक्षण के प्रति उदासीनता बरत रहा है। इसके कारण मोहब्बत मकबरों आज जर्जरता की ओर बढ़ गया रहा है। जब जो लेखक हैं उसने 2003 में जूनागढ़ एसपी था तो उसे कई बार इस मकबरे का दौरा किया और बाहर से उसकी सुंदरता का आनंद लिया। इस मकबरे को कई सालों से नहीं खोला गया है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटक मकबरे को बाहर के तो देख सकते हैं, लेकिन मकबरे के अंदर जाने की इच्छा को दफन करता मर रहा है। सरकार ऐसी अद्भुत कला का आनंद लोगों को अंदर देखकर लेने की व्यवस्था नहीं कर सकती। शायद इसके ढहने का इंतजार कर रही है। वो लिखने वाले हैं मेरे अजीज दोस्त रमेश भाई सवाणी, एक्स IGP गुजरात। बहुत लिखते हैं, मैं उसको हर बार सलाम करता हूँ। और मैंने सोचा कि ये गुजराती में लिखते हैं
तो मैं उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में आप तक पहुंचाने की, क्योंकि यूट्यूब पर रखता हूँ, फेसबुक पर रखता हूँ, व्हाट्सएप पर हज़ारों लोगों को भेजता हूँ। और आपको जो गुजरात में रहते हैं, जूनागढ़ में रहते हैं, दबोई में रहते हैं, इन लोगों के लिए शायद ये सोचने की बात है, समझने की बात है, जानने की बात है कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आप उसको बचा नहीं सकते हैं, उसका इम्पोर्टेंस आपके लिए नहीं है। तो चलो मैं एक और बात करता हूँ कि बहुत बढ़िया पाठ दिन में एक बार आवश्यकतानुसार ज़रूर पढ़िए। जो मैंने आर्टिकल्स पढ़ा, यह समय भी बीत जाएगा, बस धैर्य रखे सर, यदि सुख टिक नहीं सकता तो दुख का क्या लाभ है। मैंने ये सब जब पढ़ा तब मैंने सोचा आप तक पहुंचाऊं कि हम में से बहुत से लोग इसे पसंद करते हैं कि कई लोगों द्वारा इसे नापसंद भी किया गया। दीपक का अपना कोई घर नहीं होता, आप इसे जहाँ भी रख दे यह रोशनी देता है। तभी जीवन सफल है जब आपको अपनी पहचान नहीं देनी पड़े। उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। दोस्ती तभी होती है जब हम एक दूसरे के विचार मिलते हैं। हीरा अपने आप को अलग करता है, लेकिन दर्द परखू का पद ऊंचा होता है। तो मैंने ओवरटेकिंग में सावधान रहे सर, सबसे पहले कहीं अकेले आप चले ना जाए। जब बिना अधिकार के लेने का मन होता है तो महाभारत रचा जाता है, लेकिन जब अधिकार छोड़ दिया जाता है तो रामायण बनता है। किसी नाटक में सबसे कठिन पात्र मूर्ख होता है और वह अभिनेता वह बहुत चतुर है। शब्द हमेशा भावनाओं से भरे होते हैं, हमें उन्हें छेड़ने, धोखा ढकने, छिपाने या उड़ेलने का निर्णय लेना होगा। हम अक्सर माफ़ कर देते हैं, लेकिन भरोसा केवल एक बार करते हैं। आप फुटपाथ में कैसे रह सकते हैं? इच्छाएं सदैव सीमा से परे होती हैं। दुनिया में अगर कोई भी चीज़ समय पर है तो वह समय ही है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। एक खोया हुआ व्यक्ति भी मिल सकता है, बदल गया इंसान कभी नहीं मिल सकता है। अभिमान और पेट जब बढ़ जाता है फिर इंसान चाह कर भी दूसरे को गले नहीं लगा सकता। अनिवार्य चीज़ों को अमीर बना दिया देता है। संग्रह में अधिकांश की अभी मृत्यु हो जाती है। अकेले चलना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन किसी के साथ घूमकर अकेले लौटना बहुत मुश्किल है। यही तो जीवन है, उसी का नाम जिंदगी है। हम सब कुछ पढ़ते हैं, दीवारों पर लिखते हैं, लेकिन अमल में कभी कुछ हम जब तक नहीं मुकेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे जीवन में एक ही धर्म वो है मानवता, इंसानियत। अगर वो मानवता और इंसानियत भूल जाएंगे तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने से कुछ होने वाला नहीं है। दुनिया में सत्ता और धन कुछ भी नहीं है। अगर आप जो मिली हुई ज़िंदगी को अगर अच्छी तरह जी नहीं सकते हैं तो आपका पैसा, आपका धन, आपका संपत्ति, आपकी संतति, आपकी सत्ता आपके लिए कुछ भी नहीं है। मरने के बाद आपको पता नहीं है आप कहाँ जाने वाले हैं, और जन्म लेते ही आपको पता नहीं है कि किस धरती पर से आप आए हैं। इस बीच मृत्यु और जन्म के बीच जो है वो जीवन है। और जब आपकी ज़िंदगी की समझने की शुरुआत होती है तब आपको पता होता है कि आप इंसान हैं, जानवर हैं, जीव हैं, कौन सा जीव है। तो जियो तो ऐसे जियो कि ये सब कुछ तुम्हारा है, और मरो तो ऐसे मरो कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है। आज का यही पैगाम आपके लिए।